हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 4th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो हम उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं कंपनीज एक्ट में या फिर एलएलपी वाले एक्ट में, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को प्रमोट किए जा सके। तो सबसे पहले तो आप एलएलपी के बारे में जानिए कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। तो आपने सुना होगा कोई भी कंपनी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं और भी उनके वेरियस टाइप्स होते हैं, लेकिन हम एलएलपी को समझने के लिए हम उसे इजी करेंगे। पहली कंपनी अगर हम कहें तो आप पार्टनरशिप फॉर्म कह सकते हो, जिसमें मोर देन 2 इंडिविजुअल्स मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और डिपेंडिंग ऑन देयर शेयर दे गेट देयर प्रॉफिट। और जो दूसरा होता है वो होता है प्राइवेट एंटिटी, यानी कि इसमें ओनली ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द कंपनी और जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉफिट होती है या फिर नुकसान होते हैं वो हर एक पार्टनर सहता है। तो एलएलपी में क्या खास बात है? तो एलएलपी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन इसके कुछ प्राइवेट कंपनी वाले भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डाल दिए जाते हैं। यानी कि पार्टनरशिप वाले फर्म जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती ही हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो जैसे बाजीराव एंड रवि एलएलपी, तो इसमें क्या होगा, एक क्लियर कंसेप्ट आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर लेट्स से कि एक एलएलपी है जिसमें दो इंडिविजुअल है जो शेयर होल्डर है ए एंड बी, अगर ए ने कोई मिसकंडक्ट किया या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पर नुकसान हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो अनदर पार्टनर है यानी कि बी, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि सोलली ए विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसकंडक्ट एंड उनको उसे फेस करना पड़ेगा, चाहे वो लीगल एक्शन हो चाहे वो पेनल एक्शन हो। दैट इज द मीनिंग इन सिंपल टर्म्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। तो एलएलपीज के लिए क्या डिसीजन एमसीए ने लिए है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स ने, तो आप सबसे पहले मैंने डेफिनेशन की बात कर ली कि इट इज ए हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड ए कंपनी हैविंग लेसर कंप्लायंसेस एंड लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात लिमिटेड लायबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो क्या है आप देख सकते हैं। एमसीए ने डिसाइड किया है कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। डीक्रिमिनलाइजेशन का सिंपली मतलब हुआ कि अगर कोई भी कंपनी एलएलपी एक्ट 2008 के जो प्रोविजन है उनका वायलेट करती है, यानी कि उनको फॉलो नहीं करती है, तो पहले क्या होते थे, या तो जेल का भी प्रोविजन था और पेनल्टी होती थी, लेकिन अब इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया है। तो इसका मतलब अब जेल का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ पेनल्टी के रूप में आपको पे करने पड़ेंगे। और ये 12 यानी कि 12 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट की गई है। तो आप देख सकते हो क्या ऑब्जेक्टिव है इस डिसीजन का, तो टू रिमूव क्रिमिनलिटी ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम द बिजनेस लॉ जहां नो फॉर्मलाइज्ड इंटेंशंस आर इन्वॉल्व। तो क्या बेनिफिट होंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डेफिनेटली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोमोट होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो इसलिए भी डरती हैं क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या पता उन्हें जेल जाना पड़े, उन्हें क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़े। इसलिए इन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए
इस प्रकार के डिसीजन लिए गए। साथ ही साथ एक एलएलपी का ही सब कैटेगरी यानी कि स्मॉल एलएलपी, इसे भी क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, which will be in line with the concept of a small company subjected to lesser compliance, lesser fees। जैसे कंपनीज में भी आप देखते हो ना, एमएसएमईज होते हैं, एमएसएमईज को सर्टेन नॉर्म्स का पालन कम करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम फॉलो करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से एलएलपी में भी एक सब कैटेगरी क्रिएट किए जाएंगे जहां पर कंप्लायंसेस लेसर होंगे, लेसर फीस होंगे, लेसर चार्जेज होंगे, लेसर पेनल्टी होगी, ये सब सुविधाएं दी जाएंगी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड माइक्रो एंड स्मॉल पार्टनरशिप है वो भी अपने बिजनेसेस को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी बेनिफिट्स एलएलपी के होते हैं वो भी वो अवेल कर सकते हैं। और क्या इन सजेशन दिए गए हैं, तो अलाउज एलएलपीज टू रेज कैपिटल थ्रू इश्यू ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो जो एलएलपी होंगे उनको अलाउ किया जाएगा कि अगर उनको कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेट्स से कि मशीन खरीदनी है या फिर लैंड खरीदना है या फिर कोई अन्य रॉ मटेरियल्स खरीदने, तो उसे आप कैपिटल कहते हो। तो कैपिटल को रेज करने के लिए भी एलएलपी फुल्ली सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इश्यू कर सकती है। इसकी मदद से क्या फायदे होंगे, तो डीपर डेप्ट मार्केट होगा, साथ ही साथ जो कैपिटलाइजेशन है एलएलपीज के उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज ए डेप्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड द इश्यूअर। Debentures which cannot be converted into shares or equities are called non convertible debentures। डिवेंचर्स का सिंपली मतलब आप याद रखो कि बॉन्ड होते हैं, है ना। जैसे कोई भी कंपनी अगर उसे मनी एज ए लोन के रूप में, एज ए क्रेडिट के रूप में हासिल करने हैं, तो वो क्या करेंगी, वो अपने कंपनी के बॉन्ड्स इश्यू करेंगी और बदले में उन्हें क्रेडिट प्राप्त होगा। लेकिन इसके भी दो कैटेगरी होते हैं। एक तो ये जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और दूसरा जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यानी कि वो बॉन्ड के रूप में ही रहेंगे। साथ ही साथ एडिशनल फीस जो लगते थे फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स या फिर अन्य जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स थे, उनके फीस में भी कमी की गई है। तो आप देख सकते हो एलएलपीज के ऊपर गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है, न सिर्फ फोकस कर रही है, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी करने का प्रयास की जा रही है, सो दैट ये जो न्यू टाइप ऑफ कंपनी वाला इकोसिस्टम है वो ग्रो करे और मोर एंड मोर जो स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं जैसे एमएसएमईज, वो सब भी इसमें आ सकते हैं और एलएलपी का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है अगर पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मोर एंड मोर कैपिटल को जुटाने में बढ़िया परफॉर्म करते हैं और कंपनी भी आगे बढ़ती है। स्मॉल कंपनीज के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो आप देख सकते हो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन जो एमएसएमई का है उसे रिवाइज किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर स्मॉल कंपनी बाय इंक्रीजिंग देयर थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल। तो देख सकते हो स्मॉल कंपनीज विल बी दैट कंपनी जिसका जो पेड अप कैपिटल है वो अप टू 50 लाख होगा, टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। तो एंड टर्नओवर क्या है, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ टू नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, यानी कि पहले कितना था 50 लाख, अब इसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर के लिए क्या था 2 करोड़ और अब इसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ये वो अमाउंट होते हैं जो रिसीव किए जाते हैं कंपनी के द्वारा जब वो शेयर इशू करते हैं अपने कंपनी के टू द शेयर होल्डर, है ना। तो जैसे कोई कंपनी है वो उसको कैपिटल की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, अपनी कंपनी का शेयर इशू करती है और जो भी इन शेयर को खरीदेंगे तो वो
पेड अप कैपिटल के कैटेगरी में आएंगे। दिस विल बेनिफिट मोर देन 2 लाख कंपनीज इन ईजिंग देयर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आसानी से फुलफिल किए जा सकेंगे, साथ ही साथ लेसर फाइलिंग फीस और लेसर पेनल्टीज भी देखने को मिलेगी इन द इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट अगर होता है तो। जो नेक्स्ट रिफॉर्म है वो है फॉर 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का सिंपली अगर हम मतलब कहें तो आप भी समझ सकते हो, 1 पर्सन कंपनी यानी कि वैसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिलकर फॉर्म करता है या क्रिएट करता है, अनलाइक द ट्रेडिशनल मैनर ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स। तो पहले ट्रेडिशनल मैनर में क्या होते थे, 2 मेंबर्स होते थे, लेकिन अब देख सकते हो 1 पर्सन कंपनी का भी कंसेप्ट आया गया है। तो ओपीसीज के जो इनकॉर्पोरेशन यानी कि मोर एंड मोर कंपनी 1 पर्सन कंपनी के कैटेगरी में आए, इसके लिए इंसेंटिवाइज किए जा रहे हैं टू अलाउ OPCs टू ग्रो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कि उनके ऊपर पेड अप कैपिटल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, ना ही टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन हो। साथ ही साथ वो जो है कोई अन्य कंपनी में कन्वर्ट होना चाहे कभी भी तो वो भी कन्वर्ट हो सके, उसमें कोई परेशानियां इनको ना हो। दिस स्टेप विल डायरेक्टली बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स एंड विल ब्रिंग इन मोर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस इनटू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये तो बेनिफिट होंगी ही होंगी कि जो बिजनेसेस अनरजिस्टर्ड है या अनइनकॉर्पोरेटेड वो ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में आ सकते हैं अगर इस प्रकार के रिफॉर्म लिए जाते हैं। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको बता दें कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन that can be asked in the UPSC prelims, because prelims nowadays are getting so difficult कि अगर एक्चुअल में थोड़ी बहुत भी जानकारी ना हो तो हम उसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी, इवन 1 लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो एलिमिनेशन करने में आसानी होती है। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सच ए कंसेप्ट कि आप जो कौन से टॉपिक्स और कौन से पॉइंट्स को पिकअप करने हैं उससे आप आराम से समझ सको। तो इस टॉपिक से आप सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में आराम से अच्छे से पढ़ ले, कम से कम 4-5 पॉइंट, और 4-5 पॉइंट पढ़ने से बेहतर है कि आप कंसेप्ट को समझे कि LLP का मतलब होता क्या है। और रिफॉर्म में आप ये फिर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं इसको भी आप आराम से समझ लें। मैं आपको समझने की बात कर रहा हूँ, याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के टॉपिक से पूछती है जो कहीं ना कहीं आंसर करने में डिफिकल्ट होते हैं। और आप डिवेंचर्स को भी बेसिकली समझ ले, डिवेंचर्स हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए, LLPs हो गए। तो ये 3-4 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, और ये याद रखना है कि जो आपका LLP एक्ट है वो LLP को गवर्न करते हैं। इट इज नॉट अंडर कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर पार्टनरशिप एक्ट, इट इज अंडर LLP एक्ट जहां LLP को गवर्न किए जाते हैं। और इसमें अब डीक्रिमिनलाइजेशन के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्मॉल कंपनीज के लिए तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टर्नओवर कितना है, आपका पेड अप कैपिटल कितना होने चाहिए। हाँ, ये कंसेप्ट आपको पेड अप कैपिटल वाले याद होने चाहिए कि पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है। और 1% कंपनी का जो इसमें आप डेफिनेशन याद रख सकते हो कि इट इज़ कंपनी फॉर्म्ड विथ ओनली 1 या सिंगल पर्सन अनलाइक द ट्रेडिशनल मैनर ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 मेंबर्स। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये जो ऊपर के 2 कंसेप्चुअल पार्ट्स जो हमने आपको बताए। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लियर्स DNA रेगुलेशन बिल। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने DNA रेगुलेशन बिल को एक प्रकार से हरी झंडी दे दी है। तो हम बात करेंगे इस DNA रेगुलेशन बिल में क्या बातें कही गई है। तो पूरे बिल का नाम आप देख सकते हो, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। इसे लोकसभा में 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर हम की प्रोविजन की बात करें तो DNA टेक्नोलॉजी को यूज को रेगुलेट करेगा ये बिल फॉर इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्सन्स इंक्लूडिंग द ऑफेंडर्स, विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स एंड अंडर ट्रायल्स। आपको भी पता है कि DNA काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आइडेंटिफिकेशन का।
So not only identification, it can be used in for identifying the victims, identifying the suspects, and identifying the criminals which is under trial, so that more accurate डाटा के माध्यम से डिसीजन पर पहुंचा जा सके, कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। तो इसीलिए डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज को रेगुलेट किया जाएगा। डीएनए टेस्टिंग अलाउ किए जाएंगे ओनली इन मैटर्स ऑफ लिस्टेड इन शेड्यूल टू द बिल, यानी कि बिल के अंतर्गत एक शेड्यूल होगा और उस शेड्यूल में कुछ कैटेगरी होगी जिसमें ये लिखा होगा कि हाँ, अगर इस प्रकार की क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो डीएनए टेस्टिंग उस केसेस में किए जाएंगे, है ना। जैसे ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड होगा या फिर सिविल मैटर सच एज पैटर्निटी स्वीट्स, तो इस प्रकार के लिस्ट अगर होते हैं शेड्यूल में तो डीएनए टेस्टिंग अलाउड होगी। एक प्रकार से आप देख सकते हो फिल्ट्रेशन का काम करेगा कि कौन से टॉपिक के लिए डीएनए टेस्टिंग इनेबल्ड होंगी, कौन से टॉपिक के लिए डीएनए टेस्टिंग अलाउड नहीं होंगी। Establishment of National DNA Data Bank, Regional DNA Data Bank and DNA Regulatory Board, तो इन सब इंस्टीट्यूशंस का भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा टू सुपरवाइज डीएनए डाटा बैंक एंड लेबोरेटरी, तो ये तो रेगुलेटर का काम होता है। पैनल प्रोविजंस की भी बात की गई है। अगर ऑफेंसेस किए जाते हैं जैसे अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन, आपको भी पता है कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन से कहीं ना कहीं व्यक्ति का राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी का हनन तो हो ही सकता है, क्योंकि एक प्रकार से आप व्यक्ति के सारे इंफॉर्मेशन को आप डिकोड कर सकते हो डीएनए के माध्यम से। सो प्राइवेसी का इश्यू है तो इसे ऑफेंसेस के कैटेगरी में होना ही चाहिए अगर अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर होता है तो। क्या सजेशन दिए गए हैं कमिटी के द्वारा, तो जो भी कंसर्न्स रेज किए गए थे अबाउट पॉसिबल एब्यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, उनके बारे में कही गई है टू टारगेट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन का, मतलब इन्होंने हाईलाइट किया है कि इस प्रकार की स्थितियां हो सकती, तो उन कंसर्न्स को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो लीगल सिस्टम को मदद करेगा टू बिकम एक्सपीरियंस्ड इन द यूज एंड एप्रिसिएशन ऑफ डीएनए एविडेंस, क्योंकि सबसे बेस्ट यूज अगर इसका हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का तो जुडिशियरी एंड पुलिस में। साथ ही साथ अन्य सजेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल चेक्स एंड बैलेंसेस एवरी स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डीएनए इंफॉर्मेशन, ये होने चाहिए। Ensure DNA profiling procedure is fully consistent with various Supreme Court judgment and constitution, यानी कि ऐसा ना हो कि डीएनए प्रोफाइलिंग अगर की जाती है तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ या फिर जो वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं या फिर वेरियस कोर्ट्स के द्वारा दिए गए उसका वो हनन न करे। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का सिंपल सा मतलब हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये एक प्रकार से हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल यानी कि ये आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तभी तो आप या कोई पैटर्नल क्लेम करता है तो उसको डीएनए के माध्यम से सॉर्ट आउट किए जाते हैं, है ना। और ये ऑलमोस्ट ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म में होते ही होते हैं, ह्यूमन में तो होते ही होते हैं, वो तो हेरिडेटरी ही है। डीएनए के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए जो है वो आप न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो डीएनए का, और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो 3 पार्ट में बने होते हैं। इसमें आप देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, शुगर ग्रुप होते हैं और वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। अब ये 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं? एडेनिन, थायमीन, गियोनिन और सिस्टोसिन। तो आपको याद रखना है ये कि एडेनिन, थायोमीन, गियोनिन और साइटोसिन ये जो है वो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि एडेनिन, थायमीन, गियोनिन और साइटोसिन ये सब क्या है, तो ये सब डीएनए के आपके बिल्डिंग ब्लॉक है। और भी बिल्डिंग ब्लॉक के 3 टाइप्स है, ये भी आपको याद रखने चाहिए। अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल के बारे में कुछ नहीं जानना है, बिकॉज इट इज ए बिल, इट हैजंट बीन बिकेम ए लॉ, और जब तक लॉ नहीं बनता यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें भी क्या ये जनरल जो आपके इसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स है इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं इन द
डीएनए रेगुलेशन वो पूछे जा सकते हैं। और डीएनए का बेसिक जानकारी तो आपको होना ही चाहिए, और ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं आपको डीएनए के बारे में, ये तो पूरा आपको याद होने ही चाहिए। ये देख सकते हो आप, ये हेरिडिटरी होता है और सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग आपको मिल जाते हैं। So let's move to the next article, friend. It is about Finance Bill 2021 proposes changes to equalization levy. तो इक्वलाइजेशन लेवी बेसिकली और कुछ नहीं, एक टैक्स ही है जो ये जो आपके सोशल मीडिया कंपनीज होते हैं, यानी कि वैसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो प्रॉफिट इंडिया से अर्न कर रही है। जैसे आप समझ सकते हो कि जो फेसबुक है वो तो इंडियन कंपनी नहीं है, वो ना ही वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करती है, इंडियन जो कंपनीज होती है जिनको प्रचार प्रसार करने होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो क्या करते हैं, फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं। और जो भी प्रॉफिट फेसबुक अर्न करता था पहले, जब तक ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं था, वो पूरा का पूरा यूएस शिफ्ट कर देता था। लेकिन जब गवर्नमेंट की आंखें खुली तो कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था। तो अब कुछ चेंजेस इस इक्वलाइजेशन लेवी में किए जाने का प्रयास है। तो आप देख सकते हो इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट भारत में 2016 में आया था, और ये जो टैक्स है एप्लीकेबल है पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट कंपनी। तो मैंने आपको बोला था नॉन रेसिडेंट कंपनी यानी कि नॉन रजिस्टर्ड कंपनी विदाउट ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। और ये लिमिट आप देख सकते हो, अगर एक्सीड करता है 1 लाख ए ईयर, यानी कि जो रेवेन्यू है वो 1 लाख ए ईयर अगर एक्सीड करती है तो फिर उनको देने ही पड़ेंगे। तो फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, ये सब एलिजिबल है इक्वलाइजेशन लेवी के। 2020-21 में जो एम्बिट है इस इक्वलाइजेशन लेवी का वो वाइडन किया गया, जिसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी शामिल किए गए। जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो 2% है, प्लस सरचार्ज इस पर लगाए जाते हैं ऑन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए फाइनेंस बिल में, तो रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये एक्सक्लूड किए जाएंगे, है ना, इक्वलाइजेशन लेवी में। और इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाइज इवन टू कंपनीज दैट डू नॉट ओन द गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज ऑन देयर प्लेटफॉर्म, यानी कि ये उन पर भी लगेंगे, उन कंपनीज पर भी लगेंगे जो उन गुड्स को या फिर सर्विसेज को खुद तो ऑन नहीं करते हैं लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर परोसे जाते हैं। एंड इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑनलाइन, इवन इफ इट्स ऑनलाइन पेमेंट ही क्यों ना हो सिर्फ और सिर्फ। तो इससे क्या होंगे कि मोर प्लेयर्स विद इन द एम्बिट ऑफ दिस लेवी आएंगे। और ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसमें आपका ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल और प्लेसिंग ऑफ ए परचेज ऑर्डर और एक्सेप्टेंस ऑफ द परचेज ऑर्डर, ये सब शामिल होते हैं। इससे पहले भारत ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो क्लेम ऑफ लेवी बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि कहना था यूएस के रिप्रेजेंटेटिव का कि भाई साहब ये जो फेसबुक सब है ये सब तो हमें टैक्स देते ही देते हैं, लेकिन इस पर आप भी टैक्स लगा रहे हो, तो एक तो डबल टैक्स वाला सिस्टम हो गया, तो इनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो खराब हो रही है ना। तो इसमें इंडिया का जवाब था कि ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनको भी देने ही पड़ेंगे, इसे ये भारत का कहना था। सो आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए इसमें क्या याद रखना है, ईएल के कंसेप्ट को आपको याद रखना है, इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर लगते हैं, है ना। और रेट आप याद रखोगे तो रखो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनीज, उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक्सेस मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एपीएमसीज के हैं उनको इन्हांस करने के लिए बजट 2021-22 ने एपीएमसीज में को एलिजिबल करार दिया है फॉर द बेनिफिशरीज, जिसके तहत वो 1 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग फैसिलिटी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एपीएमसीज में होता है तो
पुअर हार्वेस्ट लॉसेस उसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। और आपको पता है कि अभी देख सकते हो पुअर हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है वो एज हाई, यानी कि 5 से 10% ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 100 यूनिट अगर प्रोडक्ट आते हैं एपीएमसी में तो मान के चलो 5 से 10 यूनिट बर्बाद हो जाते हैं। इट कैन बी की जगह नहीं है, इट कैन बी की जो क्वालिटी है स्टोरेज हाउसेस की वो खराब है, तो इस प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाता है तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो कम किए जा सकेंगे। साथ ही साथ बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलेगा फार्मर्स को एंड ऑल्सो एबिलिटी टू स्टोर एंड सेल एट ए बेटर प्राइस। एपीएमसी की बात करें तो ये स्टेट्यूटरी मार्केट कमेटी कह सकते हो आप, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किए जाते हैं सो दैट यहाँ पर जो फार्मर्स है अपने प्रोडक्ट को बेच सके विद रजिस्टर्ड सेलर हियर इन सर्टेन नोटिफाइड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। तो याद रखना लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स भी कहीं कहीं शामिल होते हैं अंडर द एपीएमसी एक्ट 2003 जो कि स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एपीएमसी एक्ट 2003 ये जो है मॉडल एक्ट है, इसी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वेरियस स्टेट एपीएमसी एक्ट बनाए हैं। तो अगर हम एपीएमसी की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी जैसे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं इन द प्राइसिंग सिस्टम, प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव सर्विसेज टू फार्मर्स, वैल्यू एडिशंस इन एग्रीकल्चर। डेडिकेटेड फंड अगर होता है तो इसकी मदद से फास्टर क्रिएशन हो सकेगा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और उनको प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको जो बार्गेनिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी, तो बेनिफिशरीज में कौन कौन हो सकते हैं? फार्मर्स होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, और ड्यूरेशन क्या है देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्राइमरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे शोज डिपॉजिट ऑफ लिथियम इन मध्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो आपको ही पता है आजकल लिथियम का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है और मुझे उम्मीद भी लग रही है कि इस बार हो सकता है लिथियम के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में लिथियम आयन रिजर्व चल रहे हैं। तो इस पर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। और इससे ऊपर वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया नहीं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि एपीएमसी, सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए फंड एस्टेब्लिश किए गए थे। और भी कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको एआईएफ के बारे में जानना चाहिए सो दैट आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, बस इतना ही है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है बाकी सब। तो ये जो प्रिलिमिनरी सर्वे किए गए हैं जिसमें आपको डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम आयन देखने को मिला है मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, तो ये किसने कंडक्ट किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा हैव शोन प्रेजेंस ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन इग्नियस रॉक्स ऑफ मारलगला अल्पाटना रीजन ऑफ मांड्या। तो इस रीजन में ये आपको प्रेजेंस लिथियम रिसोर्सेज के मिले हैं। अदर पोटेंशियल साइट्स जहाँ पे मिल सकते हैं लिथियम रिजर्व्स, तो मीका बेल्ट जो राजस्थान में है, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, पेगमेटाइट यानी कि इग्नियस रॉक बेल्ट्स इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, और ब्राइंस ऑफ सांभर एंड पचपादरा इन राजस्थान, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो देख सकते हो ये आपको याद रखने चाहिए। वैसे तो ये पोटेंशियल साइट्स है, तो पोटेंशियल साइट्स रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल साइट होंगे वो आप याद रखें। हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम एक रेयर मेटल है और मेटल है, याद रखना है लिथियम एक मेटल है, रेयर मेटल एंड एक की एलिमेंट जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल है सेरेमिक्स हो गया, ग्लास हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, बैटरी में तो होते ही होते हैं,
लिथियम आयन बैटरीज हो गए, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, हाई एनर्जी एडिटिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स, ये सब आपको एप्लीकेशन याद रखने हैं क्योंकि एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं इनके ऑल ऑफ द एबव भी होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से जो डिटेल दी गई है उसको याद होना चाहिए कि हाई एनर्जी एडिटिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट, इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। बेनिफिट क्या है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के, तो इंपोर्ट बिल को तो कम करेगा ही करेगा क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा यानी कि मेजोरिटी ऑफ द लिथियम नीड्स इंडिया इंपोर्ट ही करता है। कौन कौन से देशों से भारत मेजोरिटली इंपोर्ट करता है ये आप हमें बताइए। साथ ही साथ आप हमें बताइए कि साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अमेरिका के कौन से वो 2 देश है जहां एक्सेस ऑफ लिथियम रिजर्व्स है। टू पुश इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज, आपको भी पता है भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि लिथियम आयन एफोर्डेबल और क्वालिटी वाला प्राप्त हो। तो अगर रिजर्व्स भारत में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज को पुश मिल सकेगा। और रिसेंट इनिशिएटिव जो लिए गए हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात में सेटअप किया गया था टू प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड मटेरियल। और अर्जेंटीना, मैंने आपको पूछा था तो आप देख सकते हैं तो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना के साथ पैक्ट साइन किए गए हैं टू जॉइंटली प्रोस्पेक्ट लिथियम यानी कि एक्सप्लोर द लिथियम। और अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ये आपको याद रखने हैं। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका लिथियम ट्रायंगल नेशन। अगर पूछ दिया जाता है लिथियम ट्रायंगल नेशन में कौन कौन आते हैं तो आपको जवाब याद रहने चाहिए, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली आते हैं। रीजन है होस्ट अबाउट, देख सकते हो 54% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिसोर्सेज ये लिथियम ट्रायंगल वाले रीजन होस्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2021 के लिए लिथियम से जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन है आपको याद रखने चाहिए। इनफैक्ट ये भी आपको याद रखने चाहिए कि विश्व में प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है और कंज्यूमर सबसे बड़ा कौन है। और ये जो लिथियम ट्रायंगल है इसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। और भारत में जो रिजर्व्स आपको मिले उसको आप याद रख सकते हो। और ये मेटल है ये तो आपको याद रखना ही है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। इट इज अबाउट न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो यूएसए रशिया ने न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिए गए। इससे जुड़ा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले के स्लाइड में भी पढ़ाए थे। तो ये जो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये 2010 में साइन की गई थी। यूएसए और रशिया के बीच ये ट्रीटी थी क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसे कैप यानी कि एक प्रकार से लिमिट लगाने का काम करता है। तो आप देख सकते हो कितना 1550 एंड डिप्लॉयड मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स जो होंगे वो 700 होंगे फॉर ईच कंट्री। यूएसए और रशिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल्स इनके पास है और इट वाज ड्यू टू एक्सपायर। ये एग्रीमेंट जो है वो 5 फरवरी 2021 में एक्सपायर होने वाले थे, तब इसको रिन्यू कर दिएगा। So let's move to the next article. It is about support to state extension programs for extension reform. तो अगर हम बात करें इसकी तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको आप आत्मा स्कीम कहते हो। ये 2005 में लॉन्च किए थे और अंडर द स्कीम ग्रांट इन एड दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट टू मेक अवेलेबल द लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers। तो जनरल बेनिफिट है बेसिकली। और लास्ट 1 ईयर के दौरान 17.32 लाख फार्मर्स को ट्रेन किए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम इन डिफरेंट थीमेटिक एरिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट गोवर्धन स्कीम यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन स्कीम। तो क्या कंटेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किए हैं गोवर्धन स्कीम के ऊपर और अंडर न्यू यूनिफाइड अप्रोच ऑल बायोगैस प्रोग्राम यानी कि जितने भी बायोगैस प्रोग्राम से स्कीम चल रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट किए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। गोवर्धन स्कीम की अगर हम बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। याद रखना है आपको फ्रेंड।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अचीविंग, है ना। तो ओपन डिफेक्शन फ्री स्ट्रेटजी अचीव करने का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है ये, और इसकी मदद से विलेजेस को सपोर्ट किए जाते हैं टू इफेक्टिवली मैनेज देयर कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और स्कीम फोकसेस ऑन कीपिंग विलेज क्लीन, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ रूरल हाउसहोल्ड एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैटल वेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या कंटेक्स्ट है, तो आप देख सकते हैं ये जो टेलीस्कोप है ऑर्बिटिंग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जो लॉन्च किए जाने अक्टूबर 2021 में, और ये जो हबल स्पेस डिस्कवरीज है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसको कंप्लीमेंट करेगा with longer wavelength coverage and improved sensitivity. It will study every phase in the history of universe, ranging from Big Bang to Big Bang से लेकर evolution of our solar system, इन सब की स्टडी करेगा। और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये याद रखना है आपको, बिटवीन नासा, यूएसए एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये याद रखना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। द नेक्स्ट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेम्बनाड द लगून लेक। तो क्या कंटेक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में केरला के जो फार्मर है उनको एक प्रकार से तारीफ की है फॉर सॉलिडली क्लीनिंग द लेक। वेम्बनाड की बात करें तो ये लार्जेस्ट लेक है केरला में, है ना, और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में। याद रखना है, लार्जेस्ट लेक है केरला में, तो लार्जेस्ट है तो है, लेकिन लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, ये याद रखना है। वल्लम कल्ली यानी कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, आपने भी इसके बारे में सुना होगा, जो कि स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस का मतलब ये नहीं कि स्नेक जो है वो बोट में बैठ के रेस करते हैं। इट इज ऑल अबाउट कि जो शिप होते हैं यानी कि बोट जो होते हैं वो, और उसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो रेसिंग करते हैं, और एवरी ईयर इन वेम्बनाड लेक। इट इज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। और कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक, ये याद रखना है आपको, कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। तो लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट मटुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हो, ये याद रखना है आपको मटुआ कम्युनिटी के बारे में, ये वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल का, और 17% ऑफ द स्टेट इलेक्टोरेट है। और ये जो कम्युनिटी है हैज मेंबर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बंगाल बॉर्डर, और लंबे समय से यानी कि फॉर ईयर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2003 में अमेंड किया जाए, whose provision make it difficult for refugees to get citizenship. Citizenship Amendment Act 2019 and has now provided them with hope of being granted citizenship। तो ये तो आपको भी पता है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आ रही होगी, पर अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।